न्यूज 360 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे एक बड़ी खबर से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने अपने सहयोगी बैंकों के खुद में मर्जर को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस मर्जर को सरकार और आरबीआई की मंजूरी मिलनी बाकी है। मर्जर के बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 10 शेयर के बदले एसबीआई के 28 शेयर मिलेंगे। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे। एसबीआई ने भारतीय महिला बैंक के मर्जर रेशियो की भी घोषणा की है। भारतीय महिला बैंक के 100 करोड़ शेयरों के बदले एसबीआई के 4.42 करोड़ शेयर मिलेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एसबीआई और सहयोगी बैंकों के मर्जर के बाद क्या होगा। एसबीआई की बैंक बैलेंस शीट बढ़कर 37 लाख करोड़ हो जाएगी, तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल एसबीआई की बैलेंस शीट 28 लाख करोड़ है, जो कि बढ़कर 37 लाख हो जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके अलावा एसबीआई की कॉस्ट ऑफ फंड्स 1% घट जाएगी। मर्जर के बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स में कमी आएगी। असेट्स के मामले में एसबीआई दुनिया का 45वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। एसबीआई के 70,000 कर्मचारी और मिलेंगे, तो जब मर्जर होगा उसके बाद 70,000 कर्मचारी और जुड़ जाएंगे। किसी की नौकरी जाने के आसार नहीं है, तो मर्जर के बाद नौकरी जाने का कोई अंदेशा नहीं। नई भर्तियों की संख्या में कमी हो सकती है। ये ज़रूर हो सकता है कि नए वैकेंसीज ना आए। आईटी स्टाफ में बढ़ोतरी होगी, ये भी मर्जर के बाद एक चीज़ हो सकती है। जहां ग्रुप के ज़्यादा ब्रांच, वहां शाखाएं घटेंगी। बचा हुआ स्टाफ वेल्थ मैनेजमेंट नए कारोबार में शिफ्ट हो सकेगा और एसबीआई अपने ग्रुप के प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केटिंग कर पाएगी। ज़्यादा बैंक्स मिल जाएंगे तो ये काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। प्रदीप चौधरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे और बात करते हैं। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन हैं। सर, आप कैसे देखते हैं? अब मर्जर को मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी भी सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। नहीं, क्या असर देखते हैं? हो ही गई है। सरकार से कोई अलग मंजूरी की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने मंजूरी देती है और सारे बैंकों के बोर्ड पे सरकार के प्रतिनिधि हैं और इतनी चर्चाएं हो रही है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, इसके बाद क्या सरकार की और मंजूरी चाहिए? आप तो केवल कागज बढ़ाए जा रहे हैं, पेपर वर्क बढ़ाए जा रहे हैं। असली काम करिए ना, मर्जर को करिए, लागू करिए। जी, कैसे देखते हैं इस मर्जर का आउटकम? कैसे देखते हैं? अच्छा है, पहले ही होना चाहिए था, धीरे धीरे हो जाए। जी, और जिस तरह से ये रेशियो तय किया गया है, वो आपको लगता है कि उससे वैल्यूएशन के बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एडवाइस पे किया जाता है और सेबी फॉर्मूला के अनुसार जो लिस्टेड कंपनी है। सिर्फ भारतीय महिला बैंक लिस्टेड नहीं है, पर वो गवर्नमेंट का फुली ओन्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि काफी विरोध भी हो रहा था सर इसको लेकर। कुछ सेक्टर से विरोध के स्वर भी उठे थे। हाँ, तो किसी काम में भी विरोध तो होता ही है। कोई भी अमेरिका के भी राष्ट्रपति बनते हैं तो 54% लोग वोट देते हैं उनके पक्ष में, 45% लोग नहीं देते। तो निर्विरोध तो कोई भी चीज नहीं होती। जी, ये जो मर्जर है सर, इसको क्या कहा जाए? एसबीआई और जो सहयोगी बैंक है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कही जाएगी या एसबीआई के लिए ही ज्यादा फायदा है? नहीं, सरकारी एसोसिएट बैंक तो रहेंगे ही नहीं ना, खत्म हो जाएंगे। एसबीआई रहेगा। इट इज एक्विजिशन, इट इज नॉट सो मच मर्जर। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। प्रदीप चौधरी बता दें कि ये विन विन सिचुएशन है। और ब्रजेश हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, अब मर्जर को मंजूरी मिल गई है और औपचारिकता शेष रह गई है, जैसा कि प्रदीप भी अभी कह रहे थे कि अगर आरबीआई से मंजूरी मिल गई उसके बाद अब कुछ इसमें अंदेशा नहीं रह जाता कि मंजूरी नहीं मिलेगी। इसके आउटकम की अगर बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में एक कदम है सरकार का इनिशिएटिव। सरकार कई साल से कोशिश कर रही थी कि जो बैंक हैं, जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, उनको बड़ा करके उनको एक बड़ा बैंक क्यों नहीं बनाया जाए। क्योंकि आज भारत भले ही बहुत बड़ी इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, लेकिन भारत का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो टॉप 50 में आता था अब तक ग्लोबली। अब इस मर्जर के बाद अभी जो पिछले साल तक की एसबीआई की रैंकिंग थी, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, करीब 37 लाख करोड़ के आसपास किसकी एसेट है, उसकी रैंकिंग आती थी 52nd नंबर पे, 52वें नंबर पे आती थी। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये मर्जर हो गया और सब कुछ ठीक ठाक रहा और इसी सिचुएशन के आधार पर करीब इसकी रैंक 45th रहेगी, 45वें रैंक का बैंक हो जाएगा ग्लोबली ये एसबीआई। तो ये भारतीय
बैंकों के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि भारत का कोई बैंक इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक कहीं टॉप 50 में था ही नहीं, तो उस लिहाज से एक फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि जो SBI के जो बाकी सारे एसोसिएट्स हैं, बैंक्स हैं, उनका जो डिपॉजिट बेस है, तो ये SBI का डिपॉजिट बेस बढ़ जाएगा। यानी कि SBI के पास जो लोग पैसे रखने आते हैं, जो लोग अपने पैसे करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, वो डिपॉजिट बेस एक बड़ा हो जाएगा, जिसका SBI को फ़ायदा होगा। जितना बड़ा आपका डिपॉजिट बेस होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए कॉस्ट को कम करना और बाकी बैंकों के मुकाबले कर्ज को सस्ते रेट में ऑफर करना, या कस्टमर्स के साथ, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, उनके साथ आपको बार्गेन करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी रीच जो है बाकी बैंकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सब का फ़ायदा SBI को मिलता है। लेकिन इसके खतरे भी होते हैं कि मान लीजिए, खतरा ये है कि अगर यूनियन उनकी स्ट्राइक पे चली गई, तो इतना बड़ा बैंक जो कहाँ पहले कभी 6 या 7 बैंक हुआ करते थे, उनका असर उतना कम होता। चलो मेन SBI में स्ट्राइक है, एसोसिएट्स में नहीं है, या इस तरह, तो इतने बड़े पैमाने पर अगर हड़ताल होगी तब उसका असर कुछ नेगेटिव होगा, वो एक जो है मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बड़ा बैंक बनेगा और टॉप 50 बैंक जिसका जिक्र कर रहे थे ब्रजेश, उसमें अब स्टेट बैंक शामिल हो पाएगा इस मर्जर के बाद। आगे बढ़ते हैं, नए RBI गवर्नर के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें नए RBI गवर्नर के नाम पर चर्चा हुई। नए गवर्नर की रेस में RBI के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का नाम सबसे आगे है। मौजूदा RBI गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। अगर आपका EPF खाता है तो अब आपको अपनी पेंशन फिक्स करने के लिए एम्प्लॉयर के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने आसान UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधारित फॉर्म 10D निकाला है, जिसमें पेंशन फिक्स करने के लिए एम्प्लॉयर से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी EPFO सब्सक्राइबर को पेंशन लेनी है तो उसे अपने एम्प्लॉयर से पेंशन क्लेम एप्लीकेशन को अटेस्ट कराना होता है। नए फॉर्म का फायदा वो सब्सक्राइबर्स उठा सकते हैं जिनका आधार नंबर और बैंक डिटेल्स UAN में दिए गए हैं और एम्प्लॉयर से वेरीफाइड हैं। अभी तक EPF सदस्यों को 7.34 करोड़ UAN अलॉट किए जा चुके हैं। और EPF मेंबर्स के लिए EPFO ने पेंशन राशि बढ़ाने का विकल्प दिया है, यानी जो मेंबर्स 58 साल के बाद पेंशन को 2 साल के लिए टाल देंगे उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी 58 साल के बाद 1 साल के लिए पेंशन टालता है तो उसे 4% ज्यादा पेंशन मिलेगी, जबकि 2 साल पेंशन टालने वाले को 8.16% ज्यादा पेंशन मिलेगी। खास बात यह है कि इसका फायदा 58 साल की उम्र के बाद PF फंड में कंट्रीब्यूशन करने या नहीं करने दोनों स्थिति में मिलेगा। फिलहाल EPFO किसी कर्मचारी की 58 साल उम्र होने के बाद पेंशन देनी शुरू करता है। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स पर करीब 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना KG-D6 ब्लॉक में लक्ष्य से कम गैस उत्पादन करने के मामले में लगाया गया है। इसके साथ ही RIL पर कुल जुर्माना $276 करोड़ यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक RIL और उसके पार्टनर्स ब्रिटिश कंपनी BP और कैनेडियन कंपनी नीको रिसोर्सेस सरकार के साथ प्रॉफिट शेयरिंग से पहले सभी तरह के खर्च को छांट लेती थीं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का अधिकार मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने पेनल्टी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग से 10 करोड़ रुपए तक पेनल्टी लगाने की पावर देने की मांग की थी। ट्राई ने ट्राई एक्ट के सेक्शन 29 में बदलाव की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्राई एक्ट में पेनल्टी लगाने का प्रावधान नहीं है। दूरसंचार विभाग ट्राई को जेल भेजने की पावर देने के पक्ष में नहीं था। ट्राई ने गलती होने पर टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को जेल भेजने की भी मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि दूरसंचार विभाग ट्राई एक्ट में बदलाव के लिए कैबिनेट नोट भेजेगा। सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी सिंगटेल भारतीय टेलीकॉम में 7.39% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह हिस्सेदारी 4400 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। सिंगटेल भारतीय टेलीकॉम में टेमासेक का हिस्सा खरीदेगी। भारतीय टेलीकॉम भारतीय एयरटेल की होल्डिंग कंपनी है और इसमें भारतीय टेलीकॉम की 45% हिस्सेदारी है।
भारतीय टेलीकॉम में मित्तल परिवार की 51% हिस्सेदारी है, जबकि सिंगटेल की 39% और टेमासेक की 7.39% हिस्सेदारी है। ये डील पूरी तरह कैश में होगी। ये डील दिसंबर 2016 तक पूरी होने की उम्मीद है। चीन की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ऑनलाइन मार्केटप्लेस शॉपक्लूज को खरीद सकती है। इसके लिए अलीबाबा की शॉपक्लूज से बातचीत चल रही है। शॉपक्लूज की कुल वैल्यूएशन $100 करोड़ यानी 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल अलीबाबा अगले साल तक भारत में तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में एंट्री करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अलीबाबा पेटीएम के मार्केटप्लेस को शॉपक्लूज के साथ मर्ज करना चाहती है। पेटीएम में अलीबाबा की हिस्सेदारी है। शॉपक्लूज में GIC, टाइगर ग्लोबल, नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स और हेलियन का निवेश है। शॉपक्लूज ने अब तक $25 करोड़ यानी करीब 1675 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यूनिटेक को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स को 15 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। हालांकि यूनिटेक के प्रमोटर्स ने पैसे न होने का रोना रोया था। यूनिटेक के पास ऐसे कई विकल्प हैं जिनसे वो बायर्स के पैसे वापस कर सकती है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यह आलिशान कोठी है देश के जाने माने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा की। ये वही रमेश चंद्रा हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न तो उनके पास फ्लैट खरीदारों को वापस करने के लिए पैसे हैं और न ही फ्लैट बनाकर देने के लिए पैसे। लेकिन ढिठाई देखिए, जो बिल्डर उन फ्लैट खरीदारों के पैसे वापस करने से मना कर रहा है, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी, वो खुद कितनी शान से करोड़ों की कोठी में जिंदगी बसर कर रहा है। इस कोठी में ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल, शानदार किचन, फर्स्ट फ्लोर पर 5 बड़े बड़े कमरे हैं। दिल्ली के मेफेयर इलाके में बनी 2 कोठियों की कीमत करीब 40 करोड़ है। दिल्ली के मेफेयर गार्डन में रमेश चंद्रा की 2 कोठियां हैं और जो ए कैटेगरी में आती है। एक कोठी लगभग 400 गज में बनी हुई है और एक कोठी की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यानी अगर दोनों कोठियों की कीमत की बात की जाए तो ये दोनों कोठियां लगभग 40 करोड़ रुपए के करीब हैं। ये तो हुई यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा की बात। अब आपको दिखाते हैं यूनिटेक के MD संजय चंद्रा किस विलासिता के साथ अपने फार्म हाउस में रहते हैं। ये फार्म हाउस दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के पास चर्च रोड में है। ये वो इलाका है जहां जानी मानी हस्तियां बसती हैं। संजय चंद्रा के फार्म हाउस की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। इस इलाके में प्रति एकड़ जमीन का भाव 30 से 32 करोड़ रुपए है। आप सिर्फ माल रोड का बात करोगे तो माल रोड के आसपास में जैसे यहाँ पर यूनिटेक के मिस्टर चंद्रा है, काफ़ी बड़ी शख्सियत है। तो यहाँ जब लास्ट टाइम जैसे सेल वेल हुआ था तो 30 से 32 करोड़ रुपए एकड़ का रेट आता है ऑलमोस्ट। दरअसल यूनिटेक बिल्डर को गुरुग्राम के विस्टास प्रोजेक्ट में समय से फ्लैट ना देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 39 खरीदारों को 15 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। सवाल यह है कि जब यूनिटेक के प्रमोटर्स के पास इतनी निजी प्रॉपर्टी है तो बायर्स को पैसे वापस करने से क्यों मुकर रहे हैं। दिल्ली में बसंत कुंज के पास चर्च रोड की बैक साइड पे संजय चंद्रा का फार्म हाउस है और जो लगभग 5 से 5.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रा परिवार का रहन सहन कैसा है। गौरव खोसला, जी मीडिया।